आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। दिल्ली में ज्यादातर कंपनियां कॉल ड्रॉप टेस्ट में फेल। ट्राई ने सरकार से मांगा जुर्माना लगाने का कानूनी अधिकार। सरकार का दाल उत्पादन बढ़ाने पर जोर। 425 रुपए क्विंटल बढ़ाया एमएसपी। बोनस देने का भी ऐलान, लेकिन जानकारों की राय एमएसपी बढ़ाने भर से नहीं बढ़ेगा उत्पादन। डीजल पे बैन इस तरह से कोर्ट द्वारा लागू होना निश्चित रूप से गलत होगा, भारत के निवेश पर परिणाम होगा। डीजल कारों के बैन के खिलाफ सरकार। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पर्यावरण मंत्री ने कहा, डीजल वाहनों पर अचानक रोक ठीक नहीं, ग्रोथ पर पड़ेगा असर। अच्छे जीडीपी आंकड़ों ने नहीं भरा बाजार में जोश। मामूली तेजी के साथ बंद। जानकारों ने दी निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह। आज ये लेवल से मुझे लग रहा है कि जिनका 6 महीने का व्यू है उन्हें ये लेवल से स्टॉक्स को चेस करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के सिर जल्द सजेगा ताज। अगले महीने बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की तैयारी। और एलजी ने लॉन्च किया नया G5। अब अपने हिसाब से लगाइए फोन में कैमरा, बैटरी और स्पीकर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कॉल ड्रॉप से लोगों को यहां पे राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली में हुए टेस्ट में ज्यादातर कंपनियां फेल हुई है और इस बीच ट्राई एक बार फिर हरकत में आ गया है। ट्राई ने संकेत यहां दिए हैं कि जल्द ही जुर्माना लगाने का हक हासिल करने के लिए वो सरकार को चिट्ठी लिखेगा। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ट्राई के पास जुर्माना लगाने का हक नहीं है। We are examining our regulations and trying to find ways and means. And secondly, as Honorable Supreme Court has in their judgment said that we do not have the power for penalty and consumer grievance redressal. So we are separately also writing to the government for amendment in the TRI Act, so that if there is a deficiency in the TRI Act, that can be corrected. दरअसल ट्राई की ये मांग उस वक्त आई है जब उसके जुर्माने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रोक लगा दी कि उसके पास तो जुर्माना लगाने का अधिकार ही नहीं है। इधर आज दिल्ली एनसीआर के कॉल ड्रॉप ड्राइव टेस्ट में ज्यादातर कंपनियां फेल हो गई हैं और दिल्ली एनसीआर के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, ये बताएं कि आखिर जो टेस्ट हुआ है उसके नतीजों से क्या निकल कर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के कॉल ड्रॉप ड्राइव टेस्ट में बताएं हाईलाइट्स क्या है। देश की टेलीकॉम कंपनियां भले ही ये दावा करें कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने दिल्ली एनसीआर में 5000 से ज्यादा मोबाइल टावर्स लगाए हैं, लेकिन कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर ट्राई की ड्राइव टेस्ट के नतीजे कुछ और ही तस्वीर बयां करते हैं। 3 से 6 मई के बीच दिल्ली एनसीआर में ट्राई ने कॉल ड्रॉप पर ड्राइव टेस्ट किया था, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं और नतीजों में साफ तौर पर पाया गया है कि ज्यादातर मोबाइल कंपनियां कॉल ड्रॉप के ड्राइव टेस्ट में फेल हुई हैं। ज्यादातर मोबाइल कंपनियां जो 2% का बेंचमार्क है उसे सस्टेन करने में नाकाम रही है। अपनी रिपोर्ट में ट्राई ने कहा है कि अगर हम रिलायंस 2G और वोडाफोन 3G को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो इस कॉल ड्रॉप ड्राइव टेस्ट में फेल दिखाई दी हैं। और अब एक बार फिर से ट्राई ने मन बनाया है कि वो कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर एक नए सिरे से लेटर लिखने जा रहा है दूरसंचार मंत्रालय को, जिसमें वो इस बात का जिक्र करेगा कि वो ट्राई एक्ट में अमेंडमेंट करे ताकि उन्हें ये अधिकार मिल सके कि वो कंपनियों पर जुर्माना लगा सकें। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली। और यहाँ आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज ने सोमवार को ही खबर दिखाई दी कि टेलीकॉम कंपनियां एक खास टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कॉल ड्रॉप को छुपा रही है। इस खबर के बाद ट्राई ने एक्शन का भरोसा दिलाया था। देखिए कॉल ड्रॉप पर यह चौंकाने वाली रिपोर्ट एक बार फिर। कॉल ड्रॉप पर बढ़ते दबाव के बाद इससे बचने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने चोर दरवाजा ढूंढ लिया है। वो ठगी पर उतर आई हैं। खास टेक्नोलॉजी के जरिए ग्राहकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ी जांच में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां कॉल ड्रॉप की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए रेडियो लिंक टेक्नोलॉजी यानी RLT का इस्तेमाल कर रही हैं।
इस टेक्नोलॉजी के जरिए कॉल ड्रॉप होने पर भी आपकी कॉल तब तक कनेक्ट दिखती है जब तक कि आप उसे खुद नहीं काट देते। पहले नेटवर्क न होने की सूरत में अपने आप कॉल कट जाती थी, लेकिन अब चूंकि कॉल कनेक्टेड रहती है, मीटर चलता रहता है। बात न होने की हालत में ग्राहक खुद फोन काटता है, इसलिए कॉल ड्रॉप भी नहीं माना जाता। यानी टेलीकॉम कंपनियों की चांदी और ग्राहकों की जेब पर हमला, साथ ही ट्राई को बताने के लिए अच्छा डेटा। मैं तो टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं पता लगाऊंगा कि क्या वस्तुस्थिति है इसमें। जहां तक सवाल बेसिक क्वालिटी ऑफ सर्विस का है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग विचार कर रहे हैं ट्राई में कि किस तरह से हम इसको बेहतर बना सकें और किस तरह से हम अपने कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा हम कर सकें। कॉल ड्रॉप को लेकर कंपनियां भले ही कुछ भी दलील दे, लेकिन ये सच है कि कॉल ड्रॉप एक कड़वी हकीकत है। RLT जैसी तकनीक से वो अपनी नाकामी छुपाने और जेब भरने में लगी हैं। बेहतर होता कि वो ऐसा तरीका निकालें जिससे ग्राहकों को कॉल ड्रॉप की परेशानी से छुटकारा मिले। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो यहाँ पे लगातार कॉल ड्रॉप के टेस्ट में फेल होती हुई टेलीकॉम कंपनियां। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। देश के 1/3 हिस्से में सूखा, आत्महत्या करते किसान और दालों की बढ़ती कीमत, इन सब के बीच आज सरकार ने किसानों को अनाज और दलहन की खरीद के बदले ज्यादा रकम चुकाने का ऐलान किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे गांव में किसानों के दिन बदलेंगे और क्या इससे शहरों में दाल खरीदारों के अच्छे दिन आएंगे? खरीफ के सभी फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए गए। इसके अलावे दलहनों पर 425 रुपये अलग से बोनस देने का निर्णय हुआ है और तिलहन पर 100 रुपये बोनस देने का निर्णय हुआ है, लेकिन तिल पर 200 रुपये बोनस देने का निर्णय हुआ। चलिए इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, आप ये समझाएं कि धान सहित दूसरी खरीफ फसलों पर सरकार ने बढ़ोतरी तो की है, लेकिन कितनी बड़ी राहत की बात है ये किसानों के लिए? वैसे तो कुल 14 अनाज के सरकारी खरीद की कीमत में भारी बढ़ोतरी की गई है और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दलहन में की गई है। ऐसा लगता है कि दाल की बढ़ती कीमतों से सरकार परेशान होकर के अब घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है। दलहन में देखिए 3 तरह की दालें हैं, तुअर, मूंग और उड़द। तुअर में 200 रुपये प्रति क्विंटल की MSP बढ़ाई गई है और मूंग में 150 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द में भी 150 रुपये प्रति क्विंटल की MSP बढ़ाई गई है। इस बढ़ने के बाद तुअर की MSP यानी सरकारी खरीद कीमत 4,625 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी और मूंग और उड़द की MSP जो है, मूंग में 4,800 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द में 4,575 रुपये प्रति क्विंटल सरकारी खरीद कीमत हो जाएगी MSP बढ़ने के बाद। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर से 425 रुपये प्रति क्विंटल सरकार बोनस देने का ऐलान किया है और कैबिनेट ने इस को मंजूरी दे दी है। यानी इस MSP के ऊपर 425 रुपए क्विंटल हर दाल में, चाहे तुअर हो, मूंग हो, उड़द हो, इसमें आपको बोनस दिया जाएगा और सरकार किसानों को सीधा खरीदती है। तो यानी कोशिश की गई है कि किसानों को बेहतर कीमत की गारंटी दी जाए दलहन की खेती में। इसके अलावा तिलहन में 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा CSCP की जो सिफारिश थी उसके मुताबिक MSP बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। इसका मतलब यह हुआ ग्राउंड नट में जहां 90 रुपए MSP बढ़ाई जाएगी, उसके ऊपर से 100 रुपए प्रति क्विंटल की सरकारी बोनस दिया जाएगा। धान में कोई बोनस देने का ऐलान नहीं किया गया है। धान में MSP सीधे तौर पर 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अगर सामान्य कैटेगरी के धान कहें तो 1410 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 1460 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी उसकी MSP और एक कैटेगरी के धान की MSP जो है वो 1450 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ करके 1510 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। शुक्रिया इस पूरी समझाइश के लिए लक्ष्मण। वहीं दाल की MSP और ऊपर से बोनस का ऐलान कर सरकार अपनी पीठ भले ही थपथपा रही है, लेकिन जानकार इससे नाकाफी मान रहे हैं। दाल के रास्ते में क्या है अड़चने, देखिए ये खास रिपोर्ट। समर्थन मूल्य के सहारे सरकार दालों की पैदावार बढ़ाने के दावे कर रही है। दलील है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा तो पैदावार भी बढ़ेगी, लेकिन खेती के जानकार इस दावे को खारिज कर रहे हैं। दलील है कि देश में दाल का बेहतर दाम तो है, लेकिन अच्छे बीज नहीं है जिससे बेहतर पैदावार ली जा सके। दाल के मामले में तकनीक का भी अभाव है और इस बारे में सरकार का कोई प्लान भी नहीं है। पिछले कई सालों से जो कि अरहर की जो प्रजातियां हाइब्रिड की रूप में बताई गई हैं, उनका प्रचलन अभी किसानों के खेत पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका बीज जो प्रोड्यूस करने का जो प्रबंध है वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाती है और सोचती है कि किसान उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पल्सेज जो हैं ऐसी कमोडिटीज हैं जिसमें किसान प्राइस को रिस्पॉन्स नहीं कर सकता।
क्योंकि वो बरसात पे डिपेंड होता है। अगर बरसात अच्छी हो गई तो खेत में वो दालें लगा देगा। सरकार ने इस साल के लिए 2 करोड़ टन दाल पैदावार का लक्ष्य रखा है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि सिर्फ एमएसपी के भरोसे इस टारगेट को हासिल करना संभव नहीं है। किसान एमएसपी को कभी दिखता नहीं और एमएसपी का कोई असर उत्पादन में नहीं पड़ता हमारा देश में, नंबर 1। नंबर 2, हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं सप्लाई रिस्पॉन्स टू प्राइसेस। तो हमारा देश में सप्लाई रिस्पॉन्स टू प्राइसेस काफी कमजोर है, काफी वीक है। तो एमएसपी बढ़ाने से किसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश में फिलहाल करीब 180 लाख टन दाल की पैदावार होती है, जबकि खपत 250 लाख टन की है। बाकी की भरपाई इंपोर्ट के जरिए होती है। इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद सिर्फ एमएसपी के भरोसे सरकार किस हद तक पैदावार बढ़ा सकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली से नेहा आनंद के साथ नीरज राय, मुंबई। यह एमएसपी बढ़ाने के अलावा भी आज कैबिनेट में कई अहम फैसले हुए हैं। सरकार सितंबर 2017 तक सभी डाकघरों को पेमेंट बैंक में बदल देगी और पोस्ट ऑफिस और पोस्टमैन दोनों को हाईटेक बनाया जाएगा। एक फैसला ये भी हुआ है कि अब सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को 30% प्रोडक्ट आईटीआई से खरीदनी होगी। और इन तमाम फैसलों पर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बात की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। पहला ब्रांच कब हम देख सकते हैं पेमेंट बैंक में तब्दील होता है? थोड़ा वेट करिए ना, मैं आपको अच्छी खबर दूंगा, अच्छी खबर दूंगा। सर, पहला ब्रांच और अंतिम ब्रांच क्या 2017 के सितंबर तक पूरा करना। सर एक आखिरी सवाल इसमें होगा, क्योंकि अभी पेमेंट बैंक है 1 लाख की लेन देन तक है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कंप्लीट फुल फ्लेज बैंक में तब्दील होता है, इसकी योजना है? इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, मैं जल्दी ही इसको आगे बढ़ता देख रहा हूँ। और आज मुझे जो संकेत मिला है कि ऐसी सरकार की अपेक्षा है कि हम इसको फुल फ्लेजेड बैंक बनाएं। और आपसे आग्रह करूंगा कि जो पोस्टल विभाग हमारा एक प्रकार से उदासीन, उपेक्षित, मीडिया की नजर से दूर विभाग था, आप उसका ध्यान देना शुरू करें। पोस्टल विभाग से हम बड़ी क्रांति करने वाले हैं। आपका ध्यान एक और चीज पे था, वो था कि घाटे वाली जो सरकारी कंपनियां उसको कैसे मुनाफे में लाया जाए। इस तरफ बड़ा कदम उठाया, आईटीआई के लिए एक प्रोक्योरमेंट कोटा आपने फिक्स किया। कोटा कितना होगा, इससे कितना फायदा मिलेगा? 30% का होगा, वो पहले से चल रहा था, उसको एक्सटेंड किया है। मैंने बीएसएनएल को सुधार दिया, एमटीएल की प्रक्रिया शुरू है, अब आईआईटी को भी सुधारूंगा और पोस्टल को चमकाऊंगा। जी हां, अब कांग्रेस में राहुल राज। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी हो रही है। यूपी चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी की ताजपोशी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच 2 बैठकें भी हो चुकी है और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने पार्टी की सर्जरी की जरूरत बताई थी। खबर है कि राहुल की टीम के लिए कुछ नाम भी तय किए जा चुके हैं और इस टीम में सचिन पायलट, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अजय माकन और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का नाम भी शामिल है। और आइए आपको सुनाते हैं इस सियासी हलचल पर आखिर खुद कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है। संगठन में बदलाव तो अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव होता है और जब भी अध्यक्ष चाहेंगी संगठन में बदलाव होगा। जहां तक राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने की बात है, कांग्रेस के सभी लोग देश भर के चाहते हैं कि एक दिन राहुल गांधी जी हमारे संगठन के अध्यक्ष बने। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ता हुआ यह कदम है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हैं, देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। अगर अब वो अध्यक्ष बन गए तो और तेजी से कांग्रेस मुक्त भारत के लिए काम करेंगे। चलिए इसी के साथ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मई में सुस्त पड़ी ऑटो सेक्टर की रफ्तार, एक्सपोर्ट में भी आई कमी। पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। क्या डीजल बैन की बहस में केंद्र सरकार और एनजीटी आमने सामने आने वाले हैं? दरअसल दिल्ली के बाद अब कई और राज्यों के डीजल वाहन भी एनजीटी के रडार पर है और एनजीटी ने 8 राज्यों से डीजल वाहनों की तादाद और प्रदूषण से संबंधित जानकारी मांगी है। अब आशंका जताई जा रही है कि इन राज्यों के 15 बड़े शहरों में भी डीजल वाहनों पर पाबंदी लग सकती है। लेकिन सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अगर डीजल वाहनों पर रोक लगी तो गलत होगा। डीजल पे बैन इस तरह से कोर्ट द्वारा लागू होना निश्चित रूप से गलत होगा, भारत के निवेश पर परिणाम होगा। किसी को लगेगा ही नहीं कि भारत में सेफ है। देखो,
एक ग्राहक करके मेरा अधिकार है कि अगर 10 साल का किसी चीज पर बैन है कि 10 साल के बाद आप यूज नहीं कर सकोगे, तो ये मुझे खरीद करने के समय मालूम होना चाहिए। तो एनी बैन और रिस्ट्रिक्शंस विल बी फॉर फ्यूचर। यू कांट डू इट एज ऑफ टुडे इमीडिएटली, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत सीएनबीसी आवाज के साथ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जापान दौरे पर गए वित्त मंत्री ने निवेशकों को तेज रिफॉर्म का भरोसा दिलाया है। उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि सरकार ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंफ्रा और गांव में खर्च बढ़ा रही है। Now, in the last 2 years, a number of factors were loaded against us. There was a global slowdown, there was a inadequate monsoon, there was lack of demand, and yet we were able to grow at this rate, which is the fastest in the world. In fact, people across the world are a little surprised at how India could have maintained this growth rate. Now, as we look to the year ahead, I think the reform process is going to continue. Hopefully, if the GST is passed, it has a potential to add to India's growth rate. Our increased infrastructure spending, our rural spending will enlarge economic activity. And what is most important is that in case we are able to have a good monsoon, which all indications are likely, a good monsoon this year will actually mean an increase in agricultural production. It will also mean increased purchasing power and more rural demand. So if a combination of urban and rural demand both increase, I think India's ability to improve on the 7.6%, I feel optimistic on. बात करते हैं अब शेयर बाजार की, जहां कल की गिरावट के बाद बाजार आज फिर रफ्तार पकड़ते हुए नजर आया। जीडीपी के अच्छे आंकड़ों से बाजार की शुरुआत शानदार रही, लेकिन यूरोप के बाजार कमजोर खुलने से ऊपरी स्तर से थोड़ा दबाव देखने को मिला। हालांकि अंत में सेंसेक्स करीब 46 अंक और निफ्टी करीब 20 पॉइंट बढ़ने में कामयाब रहा। टेलीकॉम, एफएमसीजी और आईटी शेयरों में आज हमने तेजी का रुझान देखा, लेकिन बैंक और मेटल शेयरों ने बाजार पर दबाव आज बनाया। दिग्गजों की बात करें तो अदानी पोर्ट, एशियन पेंट्स और भारतीय एयरटेल में तेजी देखने को मिली। वहीं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और हिंडाल्को में कमजोरी का रुझान आज देखने को मिला। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिदम देसाई का मानना है कि निवेशकों को फिलहाल 2 से 3 महीने के लिए बाजार से दूर रहना चाहिए और ग्लोबल संकेतों को देखते हुए इस दौरान बाजार में करेक्शन आ सकता है। अगले 3-4 महीने में जो मार्केट की मूवमेंट्स आएगी, मुझे लग रहा है कि उसमें भी 70-80% कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ही रहेगी। तो अगर ग्लोबल करेक्शन आएगा तो इंडिया में भी करेक्शन होगा, लेकिन वो करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो आज ये लेवल से मुझे लग रहा है कि जिनका 6 महीने का व्यू है, उन्हें ये लेवल से स्टॉक्स को चेज करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक एक करेक्शन मिल जाएगा, वो मिलेगा स्टॉक्स, लेकिन जिनका 3-4 साल का व्यू है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि थोड़ा आप कैश रखो जेब में, क्योंकि आपको एक करेक्शन आएगा तब मजा आएगा। बात करते हैं ऑटो बिक्री आंकड़ों की। मई के ऑटो बिक्री के आंकड़े उम्मीद से कमजोर यहां पर रहे हैं। खासकर एक्सपोर्ट के मोर्चे पर निराशा देखने को मिली है। देश की दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति की बिक्री में 13% ग्रोथ की उम्मीद थी, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 7.1% रही है। मई में बिक्री 1,15,000 यूनिट से बढ़कर 1,20,000 यूनिट हो गई है और कंपनी का एक्सपोर्ट भी करीब 20.8% घटा है और मई में एक्सपोर्ट 12,446 यूनिट से घटकर 9,872 यूनिट हो गया है। एमएनएम की मई की बिक्री भी उम्मीद से कमजोर रही है। कंपनी की कुल बिक्री 11% बढ़कर 40,656 यूनिट रही है, जबकि बाजार को बिक्री में 20% ग्रोथ की उम्मीद थी और कृषि उपकरणों की बिक्री 20% बढ़कर 23,000 यूनिट से ज्यादा रही है। टाटा एक्सपोर्ट की घरेलू बिक्री बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट में कमी आई है। कंपनी की कुल बिक्री 39,664 यूनिट से बढ़कर 40,204 यूनिट रही है, जबकि एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 4,678 यूनिट से घटकर 4,428 यूनिट यहां पर ये रहा है। और कंपनी की घरेलू बिक्री की बात करें तो ये 34,986 यूनिट से बढ़कर 35,776 यूनिट रही है।
देश में छुपे काले धन को बाहर लाने के लिए सरकार ने आज से इनकम डिक्लेरेशन स्कीम शुरू कर दी है और इस स्कीम के तहत 2015-16 से पहले ही अघोषित आय को बताने का मौका दिया जा रहा है। यह अघोषित आय किसी संपत्ति या अन्य रूप में भी हो सकती है और संपत्ति होने पर उसकी कीमत 1 जून 2016 के बाजार भाव से आकी जाएगी। स्कीम के तहत अघोषित आय पर 45% टैक्स चुकाना होगा, जिसमें सरचार्ज और पेनल्टी भी शामिल होगी। ये स्कीम 30 सितंबर तक खुली रहेगी और 30 नवंबर तक टैक्स और पेनल्टी आपको भरनी होगी। अब बाजार में एक ऐसा फोन आ गया है जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हां, LG ने लॉन्च किया है नया G5, जिसमें आप फोन के फीचर्स खुद बदल सकते हैं। LG ने अपना फ्लैगशिप फोन G5 लॉन्च कर दिया है। LG ने G5 को इस तरह डिजाइन किया है कि आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। LG G5 में आप फोन का कैमरा, बैटरी और स्पीकर्स अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें खासियत ये है वो है इसकी इनोवेटिव डिजाइन। आप में LG जो है इसको एक मॉड्यूलर फोन की तरह मार्केट कर रहा है, यानी कि इस फोन को किसी मॉड्यूलर डिवाइस की तरह आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी डिजाइन की खास बात यह है कि देखिए एक स्मार्टफोन की तरह दिखता है, पर आप चाहें तो अपनी सहूलियत के हिसाब से इसकी डिजाइन में थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि यूनिबॉडी डिजाइन अलग हो गई, स्क्रीन अलग हो गई, साथ में ये एक बैटरी पैक अलग से है। और आप चाहें अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आप इस तरीके के मॉड्यूल्स इसके साथ आते हैं। जैसे कि ये LG कैम प्लस मॉड्यूल है, जिसमें फोन के साथ आपको ये अलग तरीके से एक फोन के अंदर ये 2800 मिली एम्पियर आवर की तो बैटरी साथ में आती है, बट इसके साथ एक 1200 मिली एम्पियर आवर की बैटरी साथ में ऐड हो जाएगी। साथ में पूरी तरीके से कैमरा कंट्रोल जो है, जो मैनुअल कंट्रोल है, वो आपको मिलेंगे। जूम इन, जूम आउट, साथ में शटर बटन अलग से मिलेगा, कैमरा ऑन ऑफ करने का बटन अलग मिलेगा। LG G5 एंड्रॉइड मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2.15 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 820 ऑक्टा कोर प्रोसेसर 4 GB रैम के साथ दिया गया है। इसमें 5.3 इंच की स्क्रीन है, जिसमें मजबूती के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की परत चढ़ी हुई है। फोन में 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 200 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। LG G5 के दाम है 52,990 रुपए। ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।